हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट रिवीजन लेक्चर में हम लोग रोटेशन पे क्वेश्चन देख रहे थे। चलो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखो इसमें दो स्टूडेंट है, एक का नाम आमिर है और दूसरे का नाम सलमान है। तो देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आमिर पहले रुका हुआ था। ये आमिर है, आमिर पहले रुका हुआ था, ठीक ना। मतलब इनिशियल सिचुएशन अगर देखोगे, इनिशियल सिचुएशन ये है डिस्क, ठीक है, विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट सेंटर सी। आमिर जो था वो डिस्क के पेरीफेरी पे है और वो शुरू में रुका हुआ है, और दूसरा स्टूडेंट यहां बाहर खड़ा है जिसका नाम है सलमान। ये हम दिखा रहे हैं इनिशियली जब सब कोई रुका हुआ है, बट डिस्क इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ध्यान रखना, डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में सी पॉइंट के अबाउट फ्री टू रोटेट है। और ये सिचुएशन मान लेते हैं जस्ट आफ्टर आमिर स्टार्ट्स मूविंग, जस्ट आफ्टर आमिर स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है
कि आमिर v रिलेटिव टू डिस्क से मूव करेगा। तो ये है v रिलेटिव टू डिस्क, और डिस्क भी रोटेट करना शुरू कर देगा विथ ओमेगा नॉट। तो जैसे ही आमिर चलना चाहेगा ऑन द डिस्क, डिस्क विल ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर देखोगे तो इसका वेलोसिटी देखो ये हो गया आमिर का वेलोसिटी। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर बात करोगे तो ये आमिर का वेलोसिटी है, ये वाला। ठीक है, तो देखो सिचुएशन है ये व्हेन एवरीवन वाज स्टेशनरी, और दूसरा सिचुएशन है ये जस्ट आफ्टर आमिर स्टार्ट्स मूविंग। अब इसको इम्पल्स से समझना, इम्पल्स से। तो देखो जैसे अगर हम आमिर पे शो करें और यहां मान लो हम डिस्क पे शो करें, तो आमिर पे एक फ्रिक्शन का इंपल्स इधर लगा होगा, फ्रिक्शनल इंपल्स, जो आमिर को इधर ले जाना शुरू किया होगा। उसी के रिएक्शन में डिस्क पे भी फ्रिक्शनल इंपल्स इधर लग जाएगा। तो ये है फ्रिक्शन का इंपल्स ऑन डिस्क ड्यू टू आमिर, और ये है फ्रिक्शन का इंपल्स ऑन आमिर ड्यू टू डिस्क। ठीक है, और भी इंपल्सेज लगेगा, वो सेंटर पे लगेगा। तो सेंटर पे जो भी इंपल्स लगेगा वो मान लेते हैं I1 I2 है। ठीक है, द इंटायर डिस्क इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट सेंटर C। तो C पे कोई हिंज होगा तो वहां पे इंपल्स लग रहा होगा, हिंज रिएक्शन का कुछ। तो एक काम करते हैं, तुम सिस्टम मान लो, इस पूरे को सिस्टम मान लो, मतलब डिस्क प्लस आमिर। तो डिस्क और आमिर को अगर मिला के सिस्टम मान लोगे तो देखो इसके अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इंपल्स 0 होगा। ठीक ना, तो सिस्टम अगर इसको मान लो तो नेट एंगुलर इंपल्स या बोलो मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स, तो नेट एंगुलर इंपल्स ऑन डिस्क प्लस आमिर अबाउट C इक्वल टू 0। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ लीनियर इंपल्स इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स। इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर मोमेंटम C के अबाउट कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम C के अबाउट कंजर्व होगा। किसका? तो डिस्क प्लस आमिर मिला के। ठीक है, अब आमिर का मास स्मॉल m दिया है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया C के अबाउट दिया हुआ है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया C के अबाउट दिया हुआ है। तो देखो ऐसे लिखेंगे इसको, पहले लिखो आमिर का, तो m इंटू वेलोसिटी ऑफ आमिर इन ग्राउंड फ्रेम इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये इक्वल टू हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट इट सेंटर। तो यहां से देखो हमको ओमेगा नॉट आ गया, कितना हो जाएगा mv/r बाई I प्लस mr²। यही एंगुलर स्पीड होगा जिससे डिस्क रोटेट करना चालू करेगा। ठीक है, चलो अब टाइम का बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट का बात किया जाए तो लेट अस टॉक अबाउट टाइम। तो कितना टाइम में आमिर यहां पहुंच जाएगा सलमान तक, ये पूछा है क्वेश्चन। तो कितना टाइम में आमिर ऐसे चल के सलमान तक पहुंच जाएगा। अब इसमें एक चीज समझना, देखो जब आमिर यहां आया होगा तो उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे रहा होगा v माइनस ओमेगा नॉट r। जब आमिर यहां आया होगा तो उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे रहा होगा v माइनस ओमेगा नॉट r। मतलब आमिर रिलेटिव टू डिस्क हमेशा v से चलेगा और डिस्क
हमेशा ओमेगा नॉट से रोटेट करते रहेगा। ठीक है, तो अब ये सोच के देखो कि आमिर कितना चलेगा ग्राउंड फ्रेम में, तब वो जाके सलमान तक पहुंचेगा। तो आमिर को इतना चलना है ग्राउंड फ्रेम में, तो टाइम टेकन टू रीच सलमान विल बी हाफ ऑफ सर्कम्फरेंस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ आमिर रिलेटिव टू ग्राउंड along द सर्कम्फरेंस। ठीक है, अब ये जो ओमेगा नॉट निकाले हो इसको उठा के यहां पे डाल दो, तो देखो ये कितना आ जाएगा। ये होगा पाई आर बाई वी माइनस एम वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो ये कितना हो गया। तो ये बन जाएगा पाई आर बाई वी इंटू 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, इतना होगा। तो दिस विल बी द टाइम टेकन बाई आमिर टू रीच सलमान। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को देखो, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को, बी और सी को सोचना। अब देखो बी और सी में एक बात किया है, अगर डिस्क मासलेस होता, अगर डिस्क मासलेस होता तो पुट आई बराबर 0, अगर डिस्क मासलेस होता पुट आई बराबर 0, तो देखो ये टाइम क्या आ जाता, तो टाइम आता पाई आर बाई वी 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 0, और ये पूरा चीज इन्फिनिटी हो जाता, पूरा चीज इन्फिनिटी हो जाता। मतलब आमिर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा सलमान तक, आमिर कैन नेवर रीच सलमान। इनफाइनाइट टाइम के बाद मिलने का मतलब यही हुआ कि अगर डिस्क मासलेस हुआ तो आमिर सलमान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो यहां तक सब लोग कॉपी कर लो, फिर हम स्लाइड को नीचे करते हैं।
तो थोड़ा सा हम नीचे कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाला पार्ट सब लोग कॉपी कर ही लिया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट, टाइम विल बी मिनिमम। देखो टाइम था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड ऑफ आमिर इन ग्राउंड फ्रेम, ये ना था। सोचो अगर डिस्टेंस को मिनिमम कर दे, इफ डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड, इफ डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड, तो अपने आप टाइम मिनिमम होने का कोशिश करेगा नहीं, एंड स्पीड इज मैक्सिमाइज्ड। देखो स्पीड को अगर तुम मैक्सिमम कर दिया ग्राउंड फ्रेम में तो भी टाइम कम होना चाहेगा, और डिस्टेंस को अगर तुम मिनिमम कर दिया ग्राउंड फ्रेम में तो भी टाइम मिनिमम होना चाहेगा। मतलब अगर इसको मिनिमम कर दें और इसको मैक्सिमम कर दें तो टाइम अपने आप मिनिमम हो जाएगा। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट ऐसे चले जाए, ऐसे करके, तो यही शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। तो पहले देखो हम ऐसे ले जा रहे थे, अब हम बोलेंगे डायरेक्ट ऐसे ले जाओ, तो डी मिनिमम जो हो सकता है वो हो सकता है डायमीटर के बराबर। अब देखो इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, इसमें हम ये बोलें कि आमिर जो है उसको एकदम स्ट्रेट ऐसे ले जाना है रिलेटिव टू डिस्क। इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन का इंपल्स इधर ही लगना चाहिए, मतलब इन रिएक्शन डिस्क पे फ्रिक्शन का इंपल्स इधर लगेगा। तो इस केस में देख लो इसके अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है, डिस्क पे इसके अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है, मतलब ये रोटेट ही नहीं करेगा, ये रोटेट ही नहीं करेगा, और यही इसका वेलोसिटी रह जाएगा ग्राउंड फ्रेम में, वेलोसिटी ऑफ आमिर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो पहले क्या था, पहले स्पीड ले रहे थे v माइनस समथिंग, पहले स्पीड ले रहे थे v माइनस समथिंग, ठीक है। अब हम लेंगे स्पीड बराबर v, मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबल स्पीड है वो v हो सकता है अगर वो डायमीटर के लॉन्ग चले तो। देखो पहले तुम लिया था क्या, पाई आर, पाई आर, तो पाई आर से ये तो बड़ा हो गया, सॉरी छोटा हो गया, तो पहले था पाई आर डिस्टेंस, अब उससे छोटा डिस्टेंस हो गया 2r, तो d छोटा हुआ तो टाइम छोटा होगा। पहले तुम स्पीड ग्राउंड फ्रेम में ले रहा था v माइनस समथिंग, अब तुम उससे बड़ा स्पीड ले रहा है, तो स्पीड बढ़ा दिया तो भी टाइम कम हो गया। मतलब अगर वो डायमीटर के लॉन्ग जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल गेट मिनिमाइज्ड and speed with which the Amir is moving that will get maximized. Hence, T minimum इसी केस में पॉसिबल है, that will be 2r by v, 2r by v, मतलब shortest time in which Amir can reach Salman is moving along the diameter, और minimum time taken will be 2r by v। तो वही बात देखो इसमें लिखा है, रन्स along diameter towards सलमान, मतलब डी भी सही है, तो सी एंड डी आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। और मिनिमम टाइम लगने के लिए आमिर को डायमीटर के लॉन्ग जाना होगा, उस केस में डिस्क रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, तो आमिर विल मूव विथ मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड v, ठीक।
कॉपी करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। है तो सिंपल, लेकिन गलती होने का इसमें चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इस पे बेस्ड एक बार जेई एडवांस में भी हम देखे थे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आया था। तो इसको पहले सब लोग पढ़ो, फिर बनाने का कोशिश करो।
क्वेश्चन सब लोग समझ गया होगा। तो इसमें देखो बोल रहा है एक स्मॉल पार्टिकल है मास m का, तो ये जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखा दिया है यही वो पार्टिकल है। देखो ये 3D व्यू है और ये जो डायग्राम दिख रहा है ना यही उसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब रोटेशन ऑफ पार्टिकल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो पार्टिकल रोटेट होता हुआ दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। देखो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे करके रोटेट कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है मतलब पार्टिकल का डिस्टेंस इस पॉइंट से, मतलब ये जो लेंथ है पार्टिकल का डिस्टेंस इस पॉइंट से, वो धीरे धीरे देखो कम हो रहा है। अब नया लेंथ देखो ये हो गया है। तो पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टचिंग द सिलेंडर वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये लेंथ हो गया r। तो r का मतलब समझ लेना ये r है, बेसिकली ये r है। पहले देखोगे तो पार्टिकल का दूरी r0 था, वही अब r हो गया है। पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है। अब ध्यान से देखना, टेंशन इस पे ऐसे लग रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। टेंशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहां भी देखो टेंशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मतलब टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब देखो सिंस टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा जिसको स्पीड बोलते हो वो कभी नहीं चेंज करेगा। टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, स्पीड कभी नहीं चेंज करेगा। मतलब इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं चेंज करेगा। mg यहां मत लेना क्योंकि ये मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी यहां कभी नहीं चेंज करेगा, कभी नहीं। ठीक है, अब दूसरा चीज समझना, एंगुलर मोमेंटम का अगर हम बात करें, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट, ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टचिंग द सिलेंडर। मतलब इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सोचना। देखो क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट p, तो वो होगा mv/r0। अब एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट सोचो, p डैश के अबाउट। दिस इज द पॉइंट ऑन द सिलेंडर वेयर द स्ट्रिंग इज टचिंग द सिलेंडर, तो l अबाउट p डैश, तो ये कितना होगा mv/r, ये ना होगा। अब देखो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना ये वाला, और ये जो एंगुलर मोमेंटम है दोनों अलग अलग है, क्योंकि r जो है r0 से छोटा है, r जो है r0 से छोटा है। इसका मतलब एक चीज तो साफ है, एंगुलर मोमेंटम इसका धीरे धीरे कम हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम धीरे धीरे इसका कम हो रहा है। अब देखो कुछ लोग इसको ऐसे सोचेगा, सर टेंशन तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, देखो टेंशन तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो टॉर्क तो जीरो हो गया, तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। अब देखो पॉइंट क्या है कि एक्चुअली में ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अचानक से रुक गया है। सोच के देखो, इसको ऐसे समझना,
ये मान लो तुम्हारा सिलेंडर, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा हो गया स्ट्रिंग विथ पार्टिकल। देखो जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, यही पॉइंट हो सकता है यहां पे आया होगा, नहीं, ये जो पोर्शन है रस्सी का, ये जो पोर्शन है रस्सी का, ठीक है, ये जो पोर्शन है रस्सी का, यही यहां पे रैप हुआ होगा। मतलब ये जो पोर्शन है रस्सी का, यही यहां पे रैप हुआ होगा। मतलब ये जो पॉइंट है रस्सी पे, ये अचानक से यहां आके रुक गया है, अचानक से। तो ये जो पॉइंट है रस्सी का, जो यहां आके अचानक से रुक गया, इसका मतलब जरूर ये पॉइंट रिटार्ड कर रहा होगा, क्योंकि यही वाला चीज इस पे जाके रैप होने वाला है थोड़ी देर के बाद। मतलब यही पॉइंट तुरंत थोड़ी देर के बाद यहां आ गया होगा। मतलब ये जो पॉइंट था ना, ये रिटार्ड करके यहां आके रुका होगा। मतलब दिस इज एन एक्सिलरेटिंग पॉइंट जस्ट बिफोर इट केम टू रेस्ट। मतलब ये जो पॉइंट है P डैश, दिस इज अ नॉन इनर्शियल पॉइंट। मतलब P डैश का कुछ ना कुछ एक्सिलरेशन जरूर रहा होगा जस्ट बिफोर इट केम टू रेस्ट। इसलिए जब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बात करेंगे ना, तो P बीइंग अ नॉन इनर्शियल पॉइंट, तुमको इस पे स्यूडो फोर्स लगाना होगा, और उस स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क देखना होगा इस P डैश के अबाउट। तो P डैश के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करना है, तो तुमको टॉर्क भी P डैश के अबाउट लेना होगा विथ रेस्पेक्ट टू P डैश। मतलब वी मस्ट कंसिडर pseudo forces on particle, then we will look for whether the net torque about P dash is getting 0 or not। तो वो नहीं होता है, वो सिंपल हम यहां से समझ लिए कि स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, मास चेंज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस जरूर चेंज कर रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा है। मतलब पक्का इस पे नेट टॉर्क स्यूडो फोर्सेस को लेके अगर देखोगे तो वो नॉन जीरो आएगा। इसीलिए यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो अब इस कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं। तो देखो ये लेंथ तुम माना R, और ये पूरा लेंथ तुम लिया था R0। रस्सी बोल रहा है थीटा एंगल घुमा है, मतलब ये थीटा रहा होगा, या बोलो रस्सी थीटा एंगल घूम गया। ठीक है, अब ये लेंथ सोचो, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ कितना होगा? ये होगा रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन। ठीक है, तो जो लेंथ इसका होगा पी क्यू का, वही लेंथ अब होगा पी एम एन का, बोल सकते हैं। मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम एन। ये स्ट्रेट लेंथ है, ये आर्क लेंथ है, और ये फिर स्ट्रेट लेंथ है। तो पी क्यू है आर नॉट, पी एम है आर थीटा, और रेडियस यहां देख लो ए दिया है, तो रेडियस यहां पे ए है, प्लस एम एन जो कि आर है। ठीक है, तो यहां से आर निकाल लो, तो आर आ जाएगा आर नॉट माइनस रेडियस इनटू एंगल इन रेडियन, तो 2 मीटर बच गया। मतलब आर इज 2 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे, वी और ओमेगा को, वी और ओमेगा को।
बोलेंगे v बराबर ओमेगा इंटू आर। अब v क्या है, v को इससे रिलेट कर लो, v इज नथिंग बट ओमेगा नॉट इंटू आर नॉट। यहां से देखो ओमेगा आ जाएगा ओमेगा नॉट आर नॉट बाई आर। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट जो कि 8 है, आर नॉट वो 4 है, और आर वो 2 है। ये हो गया 16 रेडियन पर सेकेंड, 16 रेडियन पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन ऑलवेज अ कांस्टेंट। हाँ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा। एंगुलर मोमेंटम भी यहां चेंज कर रहा है, मतलब बॉल का इनर्जी कंजर्वेशन कभी मत सोचना, बॉल का इनर्जी कंजर्वेशन कभी मत सोचना। बॉल का एनर्जी कंजर नहीं है, बॉल का सॉरी बॉल का एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, क्योंकि बॉल का काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। तो सिंस बॉल का स्पीड फिक्स है, मतलब बॉल का काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, मतलब उस बॉल का एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नॉर्मली लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको कभी भी ऐसे मत सोचना, एम वी डैश इंटू आर इक्वल टू एम वी इंटू आर नॉट। देखो फिर क्या करेगा लोग, इस वी डैश को लिख देगा ओमेगा इंटू आर, और v को लिख देगा ओमेगा नॉट इंटू आर नॉट। m को काट दिया, और यहां से कोशिश करेगा ओमेगा निकालने का। देखो कितना आएगा वो, यहां वैल्यूज डाल के देखो, ओमेगा नॉट कितना है 8, आर नॉट कितना है 4, और r कितना है 2। तो ये चीज देखो क्या बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 4/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये बन गया देखो कितना 32। इसमें देखो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज करना होगा तो ये वाला जरूर ऑप्शन में डाल देगा 32 को। अब मैक्सिमम लोग उसी को टिक मार देगा। ये काम कभी नहीं करना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो फिर बनाना शुरू करो। चलो साथ में इसको करते आते हैं। तो एक रॉड दिया है जिसका लेंथ 7 मीटर है, मतलब ये हो गया 7/2 मीटर, और ये भी हो गया 7/2 मीटर। ठीक है, देखो लिखा है नो एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द रॉड। इसका मतलब हो गया कि रॉड के सेंटर का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और ना ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा। कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मतलब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब समझना, लेकिन इसका ओमेगा जरूर होगा, ओमेगा इसका जरूर होगा। वो देखो हम यहां से निकाल सकते हैं। ए और सी का वेलोसिटी पता है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है। हम बताए भी थे, अगर तुम 2 पॉइंट का वेलोसिटी जान रहे हो, अगर 2 पॉइंट का वेलोसिटी जान रहे हो और इस AC का अगर ओमेगा चाहिए, तो हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सेपरेशन AC, रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सेपरेशन AC, ऐसे। इससे ओमेगा तुरंत आ जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका ओमेगा इज 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बात किया है एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का। तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन सोचो। तो ये पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा सी के रेस्पेक्ट में, बोल सकते हैं दिस इज इन सर्कुलर मोशन with respect to C of radius 7/2 मीटर। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन, एक ओमेगा स्क्वायर आर और एक ऐसे अल्फा आर, लेकिन अल्फा तो है नहीं तो इसको हटा दो। ये एक्सेलरेशन रिलेटिव टू सी आया, लेकिन सिंस सी का एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए ये एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में वैलिड हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में वैलिड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू इन ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि सेंटर का एक्सेलरेशन 0 है और सेंटर के रेस्पेक्ट में तुम लाया कि ये 0 और ये वाला ओमेगा स्क्वायर 7/2। तो देख लो ए का एक्सेलरेशन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर 7/2, ओमेगा पुट कर दो, 4 स्क्वायर 7/2,
कितना हो गया 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पहला ऑप्शन सही है। इसी तरह बी का सोचो, तो बी का भी दो एक्सेलरेशन रिलेटिव टू सेंटर, लेकिन सिंस सेंटर रुका हुआ है, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो है, इसीलिए दिस इज ट्रू ऑल्सो इन ग्राउंड फ्रेम। तो बी का भी एक्सेलरेशन वही आ जाएगा सेम, बी का भी एक्सेलरेशन वही आ जाएगा सेम। ठीक है, सी भी ठीक ही है, एंगुलर वेलोसिटी भी ठीक ही है। तो इसका चारों ऑप्शन सही है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक मल्टी टैलेंटेड क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत बढ़िया से सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। पढ़ो क्वेश्चन को, फिर हम बनाते हैं।
तो देखो इसमें एक स्फेयर बोला है, तो स्फेयर बाय डिफॉल्ट तुम सॉलिड स्फेयर मान लेना। तो कहीं पे केवल सिलेंडर लिखेगा तो सॉलिड सिलेंडर, कहीं पे सिर्फ स्फेयर तो उसको सॉलिड स्फेयर। डूइंग प्योर रोलिंग मोशन, इसका मतलब इसका ओमेगा भी होगा और वो आएगा वी नॉट बाई रेडियस। तो दिस इज अ रफ सरफेस और वॉल स्मूथ बोला है, वॉल स्मूथ है, यही कहानी है। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। अब सिचुएशन समझना। तो देखो कहानी ये है कि कोलिजन के जस्ट पहले, कोलिजन के जस्ट पहले ये जो बॉल था वो दीवार के तरफ जा रहा है, कोलिजन के जस्ट पहले, यही वी नॉट है और ये ओमेगा नॉट है, कोलिजन के जस्ट पहले। अब इस पे एक इंपल्स लगेगा और इंपल्स दीवार लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू स्मूथ वॉल, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू स्मूथ वॉल विल बिकम इंपल्सिव, और उसी का इंपल्स होगा जो स्फेयर के सेंटर से पास करेगा। अब कोलिजन के तुरंत बाद का कहानी सोचो, कोलिजन के तुरंत बाद का कहानी। तो कोलिजन के तुरंत बाद का कहानी अगर देखोगे तो सेंटर मान लो इधर भागने लगा, ओमेगा मान लो चेंज करके ओमेगा 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा देखो, ये होगा आई सी एम ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज में इक्वल टू आई सी एम ओमेगा 1 क्लॉकवाइज में। तो इससे आ गया कि ओमेगा चेंज नहीं करेगा, ओमेगा चेंज नहीं करेगा। अब E इक्वल टू 1 का फॉर्मूला लगाओ, वो होगा V1 बाई वी नॉट। तो V1 आ गया V नॉट, तो V1 इज V नॉट, ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट। दूसरा डायग्राम कोलिजन के जस्ट बाद है। अब एक तीसरा डायग्राम बनाओ। देखो कोलिजन के बाद स्लिपिंग चालू हो गया है, क्यों हम बोल रहे हैं देखना, इस पॉइंट का वेलोसिटी वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर, मतलब ये 2 वी नॉट हो गया, मतलब ये पॉइंट स्फेयर वाला स्लिप कर रहा है। इसका मतलब अगर एफ बी डी देखोगे, एफ बी डी, तो इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा, किस पे, इस बॉल पे, इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा इधर। बाकी एम जी नॉर्मल रिएक्शन। एक टाइम आएगा जब ये फिर प्योर रोलिंग चालू कर देगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा कोलिजन के बाद जब ये फिर से प्योर रोलिंग चालू कर देगा। ठीक है। तो देखो कोलिजन के तुरंत बाद, कोलिजन के तुरंत बाद का कहानी था ये वाला, कि ये जा रहा था वी नॉट से और ये इधर घूम रहा था ओमेगा नॉट से। तो ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, और ये है अ टाइम, या ऐसे बोलो a sufficient time after, a sufficient time after when pure rolling फिर से begins।
तो देखो हम लोग इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट. और सिचुएशन क्या लेना, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन और यहां पे जब प्योर रोलिंग बिगिंस. तो इस पॉइंट के अबाउट लेट अस कंजर्व एंगुलर मोमेंटम. तो देखो क्या लिखेंगे, एम वी नॉट आर या फाइनल पहले लिख दो, एम वी आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू एम वी नॉट आर माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट. तो एक हम लिख दिए इस पोजीशन पे और एक हम लिख दिए इस पोजीशन पे. ठीक है, एम और आर काट दो और ओमेगा आर के जगह डाल दो वी को और ओमेगा नॉट आर के जगह डाल दो वी नॉट को. तो देखो यहां से वी कितना आ गया, ये हो गया 3v0/7. 3v0/7. अब ध्यान देना, v का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, v का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है और क्वेश्चन में जो v0 वेक्टर लिया है वो राइटवर्ड है. ये जो वेक्टर है ये राइटवर्ड है, इसीलिए तुम डी ऑप्शन को सही मारोगे. मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर व्हेन प्योर रोलिंग अगेन बिगिंस इज 3/7 ऑफ वी नॉट विथ अ माइनस साइन. ये देखो इसलिए क्योंकि दिस इज राइट वर्ड, ये वाला दिस इज राइट वर्ड, माइनस लगा दिया तो ये पूरा चीज क्या बन गया, लेफ्ट वर्ड, विच इज एक्चुअली योर वेलोसिटी v. तो सी ऑप्शन नहीं मारोगे, डी ऑप्शन मारोगे क्योंकि वी नॉट वेक्टर के साथ आंसर देने बोला है. ठीक है, अच्छा अब आ जाओ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ. सोचो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इन द इंटायर मोशन. अब ओ ध्यान देना, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है. इस समय एंगुलर मोमेंटम लिखो अबाउट ओ. इनिशियली लिखो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ. कितना होगा वो, तो वो होगा एम वी नॉट आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट और ये पूरा चीज होगा क्लॉकवाइज में. अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखो, फाइनल एल अबाउट ओ. ये फाइनल वाला है और ये इनिशियल वाला था. ओ के अबाउट सोचना, ओ यहां है. तो देखना एम वी आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा इन एंटी क्लॉक सेंस, एंटी क्लॉक. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इन द इंटायर मोशन. ठीक है, तो ये फाइनल ये इनिशियल दोनों घटा दो, तो लिख लो एलओ फाइनल माइनस एलओ इनिशियल. एलओ फाइनल यहां से उठा के डाल दो, एलओ इनिशियल यहां से उठा के डाल दो. सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है. इसको कॉपी करो, फिर हम थोड़ा नीचे करके सॉल्व करके दिखा देते हैं.
थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर रहे हैं। तो देखो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या आया। तो फाइनल लिख दो, माइनस इनिशियल लिख दो। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, फाइनल वाला एंटी क्लॉक है, इनिशियल वाला क्लॉक है। तो जब ये साइन हटाओगे ना तो बीच में अपने आप प्लस आ जाएगा, तो बीच में ये फाइनली ऐड होने वाला है। ठीक। ओमेगा आर के जगह पे वी नॉट डाल देना, सॉरी वी डाल देना। ये जो देख रहे हो ओमेगा आर, इसके जगह वी डाल देना, और ये जो देख रहे हो ओमेगा नॉट आर, इसके जगह वी नॉट डाल देना। तो देखो फाइनली क्या आ रहा है, ये हो गया एम वी आर प्लस या और v के जगह पे, या रहने दो अभी बाद में डाल देंगे, प्लस 2/5 एम वी आर प्लस एम वी नॉट आर प्लस 2/5 एम वी नॉट आर। अब क्या करो, v के जगह उठा के इसको डाल दो जो निकाला है 3v0/7। तो v के जगह डाल दो 3v0/7, 3v0/7। अब देखो ये क्या हो गया, तो एम वी नॉट आर कॉमन ले लो और एलसीएम लो, तो 35 ठीक है। तो ये हो गया 15 प्लस 6 प्लस 35 प्लस 4, ये आया। तो फाइनली देखो क्या आ जा रहा है, 15 6 21 4 25 70। तो ये हो गया 2mv0r एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, 2mv0r। ठीक है। अच्छा कट नहीं रहा है क्या, ये कितना हो गया, 25 प्लस 35 60 आ रहा है। ठीक है। तो ये आ रहा है 60 डिवाइडेड बाई 35, इतना आ रहा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। ठीक है। तो फिर ये वाला नहीं होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना सब लोग। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बी वाला ऑप्शन को चेक करो। बी वाला मोमेंट ऑफ इंपल्स मतलब हो गया एंगुलर इंपल्स, मोमेंट ऑफ इंपल्स मतलब एंगुलर इंपल्स प्रोवाइडेड बाय द वॉल ड्यूरिंग इंपैक्ट
अबाउट ओ, ड्यूरिंग इम्पैक्ट बोल रहा है। तो ड्यूरिंग इम्पैक्ट का मतलब ध्यान देना, इनिशियल सिचुएशन इसको मानना, इस वाले को इनिशियल, और इस वाले को फाइनल सिचुएशन मानना, क्योंकि ड्यूरिंग इम्पैक्ट बात किया है। ठीक है, ड्यूरिंग इम्पैक्ट। चलो उसको अलग से एक डायग्राम बना के हम यहां सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये है बॉल, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट का ये कहानी है, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट देखेगा तो ये कहानी है। यही पॉइंट ओ है। ठीक, तो ये हम लिए हैं जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, और ये है जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, ओ के अबाउट सोचना, तो लिखो एल ओ इनिशियल, एल ओ इनिशियल, ये है जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। इनिशियल देखो क्या होगा, एम वी नॉट आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, ये पूरा आ गया क्लॉकवाइज में। अब जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट देखो, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ये होगा एम वी नॉट आर इधर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इधर होगा। अब निकालो चेंज, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो डेल्टा एल अबाउट ओ, ये हम कर रहे हैं जस्ट बिफोर इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो फाइनल को लाके यहां लिख दो, माइनस इनिशियल को लाके यहां लिख दो, तो देखो क्या बना। तो ये हो जाएगा एम वी नॉट आर एंटी क्लॉक प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट क्लॉक माइनस एम वी नॉट आर क्लॉक प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट क्लॉक। ये हो गया। अब ओमेगा नॉट आर को लिख दो वी नॉट, ठीक है, ओमेगा नॉट आर को लिख दो वी नॉट। तो देखो ये क्या बना, तो ये हो गया एम वी नॉट आर एंटी क्लॉक प्लस 2/5 एम वी नॉट आर क्लॉक माइनस एम वी नॉट आर क्लॉक माइनस 2/5 एम वी नॉट आर क्लॉक। अब किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो मान लो इसको प्लस ले लेते हैं, तो देखो ये क्या बचेगा, तो एंटी क्लॉक को ले लिए प्लस, एंटी क्लॉक को प्लस, तो एंटी क्लॉक को ले लिए प्लस, ये कट गया, ये बच गया 2m वी नॉट आर एंटी क्लॉक में। तो 2m वी नॉट आर इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ड्यूरिंग इंपैक्ट। ठीक है, इसीलिए इसका ये ऑप्शन देखो सही हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इंपल्स प्रोवाइडेड बाय वॉल ड्यूरिंग इंपैक्ट। लेकिन इन द इंटायर मोशन हम लोग देखें कि रिजल्ट कुछ और आ रहा था, तो बी इसका सही है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सही क्या क्या आ गया, तो
तो बी सही है और डी सही है। कॉपी करो। अच्छा, एक कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रहा है इस जगह पे, देखो यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ, ये 14 होगा, 14। मतलब ये पूरा चीज हो गया 70। 70 हो रहा है ना, अब देख लो। तो ये चीज आ गया 2mV0R, 2mV0R। ठीक है, तो ये करेक्शन सब लोग कर लेना। तो इस हिसाब से ये भी सही हो रहा है। ए इज ऑल्सो करेक्ट, ए इज ऑल्सो करेक्ट। इसीलिए इसका आंसर देखो ए बी डी दिया है, ए बी डी। ठीक है, तो ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। प्लीज करेक्ट, 4 के जगह 14 कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। चलो इसको साथ में ही करते जाते हैं। तो देखो बोला है टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस m and 2m and radii r and 2r start approaching from rest due to mutual gravitational attraction and they were initially far away। इसको ऐसे समझना। तो मान लो एक स्फेयर ये हो गया, दूसरा स्फेयर मान लो ये हो गया। ये है कैपिटल M कॉमा R, ये 2m कॉमा 2r। इनिशियल सेपरेशन इन्फिनिटी है, इनिशियल सेपरेशन इन्फिनिटी है।
ठीक है। तो ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशन बोथ विल कम एट ए कॉमन पॉइंट एंड कोलाइड विथ ईच अदर। तो मान लो कोलिजन के समय ऐसा कुछ कहानी है। ये कोलिजन के समय का कहानी। तो ये दूरी कैपिटल आर, ये दूरी 2r, ये m, ये 2m, ई मान लो जा रहा है v3 से, ई मान लो जा रहा है v4 से। शुरू में दोनों रेस्ट पे था। दे कोलाइड एट t बराबर t, मतलब ये कहानी 0 टाइम का है, ये कहानी कैपिटल T टाइम का है। अब देखो इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, एंड सिंस initial velocity of center of mass is also 0, therefore final velocity of center of mass will also be 0। तो शुरू में दोनों रेस्ट पे था इसलिए UCM 0, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 इसीलिए ACM 0, इसीलिए VCM भी हमेशा 0 होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। मतलब इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास कुछ तुम्हारा यहां पे है तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा। सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, वो वहीं रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ। देयर रिलेटिव वेलोसिटी एट कैपिटल T, इसको ऐसे सोचो। तो पहले तो मोमेंटम कंजर्व कर लो सिस्टम का, और दूसरा चीज एनर्जी कंजर्व कर लो सिस्टम का। तो -gmm बाई इंफिनिटी प्लस दोनों का काइनेटिक 0, और फाइनली -gmm बाई सेपरेशन कितना हो गया 3r, प्लस दोनों का काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को सॉल्व करके वी कैन फाइंड v3 प्लस v4, देयर रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर दे कोलाइड। लेकिन ये थोड़ा लंबा एक्सरसाइज होता है। इसको करने का देखो एक शॉर्ट उपाय भी है, रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से। यू कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, उससे ना रिलेटिव वेलोसिटी जल्दी आ जाएगा। इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, हाफ m रिड्यूस्ड, हाफ m रिड्यूस्ड इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। और m रिड्यूस्ड क्या हो गया, तो दैट इज m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ये आ गया 2m/3। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऐसे नहीं लिख के हम देखो बोलेंगे ऐसे लिख दो, हाफ m रिड्यूस्ड, इनिशियली देखो रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। फिर हम ये दोनों टर्म नहीं लिख के हम डायरेक्ट देखो ऐसे लिखेंगे, हाफ m रिड्यूस्ड v रिलेटिव का स्क्वायर, ये फाइनल वाला v रिलेटिव है। इसका देखो फायदा क्या होगा कि तुम एक सिंगल इक्वेशन से तुम ला सकते हो v3 प्लस v4। सिंगल इक्वेशन से तुम v3 प्लस v4 ला सकते हो।
तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखोगे, ठीक है, अगर ऐसे लिखोगे तो तुमको मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन दोनों को सॉल्व करना होगा, तब जाके आएगा v3 प्लस v4। अगर तुम एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से लिखोगे, यू विल डायरेक्टली गेट v रिलेटिव। ठीक है, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज एज द बॉडीज अप्रोच ईच अदर। सही बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, व्हेन दे आर अप्रोचिंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, इसका मतलब पोटेंशियल पक्का घट रहा होगा, पोटेंशियल पक्का घट रहा होगा। ठीक है, चलो टाइम भी होने जा रहा है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो सब लोग, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। क्लास के बाद इसको कॉपी कर लेना। फिर चलो इसको नीचे लाते हैं। आंसर देखो, ए और सी दिया है, इसका मतलब वी रिलेटिव जब निकालोगे ना तो ये वाला नहीं आएगा, चेक कर लेना। अब ये डी वाले ऑप्शन पे आओ। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम स्पीड ऑफ द बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल। इसको ऐसे समझो, जैसे इसी समय देखो, इसी समय v सेंटर ऑफ मास क्या होगा, mv3 माइनस 2mv4 बाई m प्लस 2m, ये ना होगा, मतलब v3 माइनस 2v4 बाई 3, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करो, छोटे वाले का वेलोसिटी देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो छोटे वाले का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ये VCM इधर आ गया, नहीं VCM राइट वर्ड, तो छोटे वाले का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो देखो क्या आएगा, कितना हो गया ये 2 टाइम्स v3 माइनस v4 बाई 3, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से बड़े वाले का सोचो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो बड़े वाले का इधर आ जाएगा v4 प्लस VCM, ये देखो कितना आ रहा है, ये होगा v4 प्लस v3 माइनस 2v4 बाई 3, कितना हो गया ये 1/3 ऑफ v3 प्लस v4। देखो अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों का स्पीड सेम होगा, ये बोलना गलत है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों का स्पीड अलग अलग है, ये हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस, ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है,